चलो लिखो। देखो संयुक्त ध्वनियाँ, हम लोग कल हम लोग स्वर और व्यंजन के विषय में पढ़ना स्टार्ट किया था। अगर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे तो बता लोगे? कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। मूल व्यंजन की संख्या 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श ना, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, और एक अब और बताए थे जो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। छ, त्र, ज्ञ और छ का निर्माण कैसे हुआ है? क और किस स से? मूर्धन्य स। पेट फरा हुआ स के का कहते हैं? मूर्धन्य स। और स वाले सलजम वाले स को किस स से नाम से जानते हो? तालव्य स। सलजम वाला स। और छोटा वाले स को दंत स। दंत। य और र, य र ल व, य और व को क्या कहते हो? अर्ध स्वर। र को लुंठित और ल को पार्श्वी। ल को पार्श्वी। कहीं दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे ना। अब आप आराम से बता पाओगे व को क्या कहते हैं? व य र ल व, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ ना। अरे उसको बताए थे ओठ प्रयोग के आधार पर ना, ओष्ठ प्रयोग के आधार। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पे व और ह, य र ल व और स ख स ह को भी बताए थे और उसको भी। ये ह और उसको अलग अलग किए थे। व जो था वह था दंतोष्ठ और ह क्या था? कंठ था। ह क्या था? कंठ। और व था दंतोष्ठ। ये सब प्रश्न पूछा है, देखना। ऐसे लिखे थे य र ल व, यहाँ स ख स ह। तो स जो था ये तालव्य और इधर यह तालव्य था ना। और ख, इसका ख और इसका स, यह र, इसका र और इसका ये, दोनों किससे? मूर्धन्य स से बताए थे। ठीक। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है संयुक्त ध्वनियाँ। ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होंगी? 3। अब संयुक्त ध्वनि क्या? संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनियों को 3 भाग में बांटेंगे। ध्वनियों को कितने भाग में? 3। एक को हम कहेंगे समवृत्त ध्वनि, एक को क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनि। कैसा? संयुक्त। दूसरा समवृत्त, ध्वनि के आधार पे समवृत्त। और तीसरा युग्मक या द्वित। युग्मक या द्वित्व। युग्मक या द्वित्व ना। तो ये है समवृत्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, युग्मक या द्वित्व ध्वनि। जैसे अगर 2 व्यंजनों का उच्चारण, ध्यान से सुनना, यदि 2 व्यंजनों का उच्चारण एक ही स्वर के सहारे किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि। पहले आप समझ लो तब परिभाषा आप खुद लिख पाओगे। जैसे हम कह दें ग्लानि, क्या बोल दें? ग्लानि। ठीक। अब ग्लानि को देखो हम तोड़ रहे हैं। अब देखो तोड़ना सीखो, अभी हम तोड़ना सिखाना चालू कर रहे हैं क्योंकि अगला ही टॉपिक है संधि। देखो ग में ग तोड़ोगे तो आधा ग आएगा, ल को तोड़ोगे तो बिना स्वर का ल ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद ल में लगा क्या है? आ तो ऐसे रहेगा। आ स्वर किसी के सहारे नहीं बोला जाता, खुद बोला जाता है। ये ल जो बोला जा रहा था किससे? ल में ला बोलो, ला क्या आ रहा है? आ। तो ल में आ लगा है और उसके साथ साथ न, आधा न और छोटी ई, नी, ग्लानि ना। तो ई से हमको कोई मतलब नहीं। ठीक। अब बताओ आप, ये वाली ग और ये वाला ल किसके सहारे बोले जा रहे हैं? बताओ कितनी ध्वनियाँ, कितने व्यंजन 2 एक ही स्वर से बोले जा रहे हैं? 2। यही है क्या? संयुक्त ध्वनि। जब 2 व्यंजनों का उच्चारण एक ही स्वर के सहारे किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि। ठीक। समझ गए? देखो ये प्रश्न पूछता है, एक दे देगा, कहेगा ये क्या है? जब, हाँ, जब 2
व्यंजनों का उच्चारण, जब दो व्यंजनों का उच्चारण एक ही स्वर से हो, किससे? एक ही स्वर से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं, संयुक्त ध्वनि। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ आप। अब इसमें कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे ग्लानि है, ग्लानि के बाद प्राण लिख लो, प्राण ना, प्राण को तोड़ लोगे आप, प्राण आधा प ना, हाँ, प आधा, फिर आधा र, फिर आ, फिर अड़, फिर अ। देखो, ये बताओ कितने ध्वनियों का उच्चारण एक ही से हो रहा है? 2। इसमें नोट करके लिख लेना, ऐसे नोट, और भी हम बोल दे रहे हैं काक, नोट ना। इसकी शुरुआत आधे वर्ण से होती है। शुरुआत किससे? यहाँ देखो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो शुरुआत इसकी, तो इसका पहचान का तरीका है कि इसकी शुरुआत किससे होगी? आधे वर्ण से। शुरुआत आधे वर्ण से, आधे वर्ण से। अब बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, समृद्ध ध्वनि, संयुक्त ध्वनि समझ गए? जब दो व्यंजनों का उच्चारण एक ही स्वर से किया जाए तो उसे हम कहते हैं संयुक्त ध्वनि। अगला टॉपिक, समृद्ध ध्वनि। समृद्ध ध्वनि किसे कहेंगे? हाँ, यदि एक व्यंजन दो ध्वनि के सहारे बोला जाए, एक व्यंजन दो ध्वनि के सहारे बोला जाए, ध्वनि के सहारे बोला जाए, एक व्यंजन दो ध्वनि के सहारे बोला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध जाए। जैसे एग्जाम्पल लिखोगे, इसमें आप शुरुआत किससे होगा? पूरे वर्ड से। इसकी नोट करके लिखना, शुरुआत पूरा वर्ड से। जैसे शुरुआत पूरा वर्ड से होगा, पूरा वर्ड। जैसे देखो, हम लिख रहे हैं तब संबल ना, तो स लिखोगे, अ लिखोगे, म लिखोगे, अ लिखोगे, म, ब और ल ना, ब में अ और उसके बाद फिर ल, फिर अ ना। बताओ, ये वाला स तो अ से बोला जा रहा है, ये वाला देखो, ये म किससे बोला जा रहा है? अ से, और स भी अ से। सम बल। तो एक चीज़ देखो, यहाँ कंफ्यूज आप हो सकते हो, ये कह सकते हो कि सर जी यहाँ म भी और ब भी किससे बोला जा रहा है? अ से। तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्या ना। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर जी मान लीजिए आपने कहा कि जब दो व्यंजनों का उच्चारण एक ही स्वर से हो, तो यहाँ भी तो दो व्यंजनों का उच्चारण एक ही स्वर से हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा? नहीं, यहाँ पहचानने का तरीका बता दिए कि इसकी शुरुआत आधे से, इसमें आधे से हुआ है शुरुआत की पूरे से, यहीं से पहचान, सबसे बड़ी पहचान यही है। ठीक, सबसे बड़ी पहचान यही है। क्लियर? दूसरी बात कि यहाँ देखो, ये म आधे स के बाद बाद भी स्वर है, और आधे म के पहले भी, यहाँ देखो ना, और इसके जस्ट बाद, अ के जस्ट बाद फिर आया है व्यंजन, और देखो इसमें दो स्वर आए हैं। तो सीधी बात, आप इतना मत दिमाग लगाओ, ये याद रखना कि इसका शुरुआत पूरे वर्ण से होगा। समझ गए? और ये युग्मक वर्ण किसे कहते हैं? जब एक ही वर्ण दो बार ना। देखो, कहने का सेंस क्या है? जब जैसे दिल्ली लिख रहे हो, पक्का, पक्का ना। देखो, प लिखो, आधा, फिर आधा क लिखो, फिर आधा क लिखो, फिर आ लिखो, ये है। बताओ क कितनी बार आया? प अ, अच्छा इसमें अ छूट गया, पक्का, प प्लस अ, अब सही है, पक्का।
बताओ क कितनी बार आया? दिल्ली कितनी बार? ल 2 बार। दिल्ली। पक्का, जैसे कच्चा न सच्चा, ये सब क्या हैं? युग्मक या द्विक? युग्मक या द्विक? द्वित न, युग्मक या द्वित? द्वित या युग्मक या द्वित वर्ण। तो ऐसे वर्ण न जिसमें क्या होगा, एक ही वर्ण कितनी बार आ जाएगा? एक ही वर्ण 2 बार आ जाएगा। समझ गए? तो एक ही वर्ण 2 बार आए और एक वर्ण आधा हो और एक पूरा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? युग्मक या द्वित। युग्मक या द्वित। तो ध्वनियों के आधार पे हम इसको कितने भाग में बांट दिए? 3 न। व्यंजन ध्वनि के आधार पे 3 प्रकार से बोला जा सकता है। एक को आपने क्या कहा? संयुक्त व्यंजन, एक को समृद्ध व्यंजन और एक को, हाँ ठीक। तो अब बता लोगे आराम से, जब 2 व्यंजनों का उच्चारण एक ही जैसा हो उसे हम क्या कहेंगे? द्वित। इसमें बताओ, इसमें जब 2 व्यंजनों का उच्चारण एक ही स्वर से हो तो उसे संयुक्त। यदि एक व्यंजन 2 ध्वनियों के सहारे बोला जाए, एक ही व्यंजन कितने ध्वनियों के सहारे? 2 ध्वनियों के सहारे बोला जाए तो उसे हम कहेंगे समृद्ध। और युग्मक किसे कहेंगे? हाँ, जब एक ही, हाँ हाँ, एक आधा और एक पूरा हो। जब एक ही व्यंजन 2 बार रिपीट करके आए और एक व्यंजन आधा हो और एक व्यंजन पूरा हो तो उसे हम द्वित्व या युग्मक कहते हैं। क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं? ये उतार लो अब आराम से। इसमें लिख सकते हो पक्का है, दिल्ली है, कच्चा है, सच्चा है, ये सब। चलो देख, नहीं वहाँ हम लोग पढ़ लेंगे ना, वहाँ तो आ जाएगा। इतने लोग बैठ जाओगे ना वहाँ, आराम से यहीं पढ़ लेंगे अंदर ही। चलो वहाँ अच्छे से आ भी जाएगा। देखिए अब क्या है? घोष, नाद या स्वर तंत्री के आधार पे वर्णों के भेद। देखो घोष, नाद, नाद, गूंज, गूंज, गूंज या स्वर तंत्री के आधार पर, या स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के भेद के आधार पर वर्णों के भेद, वर्णों के भेद। यहाँ से प्रश्न आता है, याद रखना। ये घोष, नाद, गूंज या स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के भेद, यहाँ से भी प्रश्न आता है। देखो करेंगे क्या, इसको हम 2 भाग में बांटेंगे। एक को हम ट्रिक से सीखेंगे और एक मैप से ना। एक ट्रिक से सीख लेंगे और एक दूसरा किससे? मैप से। मैप वाला पहले आसान है लेकिन मैप सिखा देंगे तो फिर आप मैप ही यूज करोगे। तो देखो इसको हम 2 भाग में बांटेंगे ना। ट्रिक से घोष, और घोष 2 प्रकार का होगा। घोष कितने प्रकार का? 2। एक को हम कहेंगे अघोष, अघोष, और दूसरे को हम कहेंगे सघोष। अघोष और सघोष। और सघोष को घोष भी देता है नाम। क्या देता है? घोष। तो कभी कभी प्रश्न घोष, सघोष को घोष लिख देगा ना, तो समझ जाना। अब देखो, अब करना क्या है? अघोष और स। अघोष माने जिसमें श्वास की आवश्यकता हो, केवल श्वास। तो पूछा जाएगा प्रश्न, किस वर्ण को, अघोष की सघोष को बोलने के लिए, किस वर्ण को बोलने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है? अघोष। अघोष के उच्चारण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? केवल श्वास की। केवल श्वास। तो किन वर्णों के उच्चारण के लिए केवल श्वास की आवश्यकता होती है? अघोष। किसके लिए? अघोष। देखो इसमें स्वर तंत्री में कंपन्नता की आवश्यकता, स्वर तंत्री में कंपन्नता नहीं होती, कंपन्नता नहीं होती है, ये पूछेगा। नहीं होती है, ठीक, नहीं होती। अब इसमें सघोष में लिखेंगे केवल गूंज की आवश्यकता होती है, केवल गूंज की आवश्यकता होती है, गूंज। और इसमें स्वर तंत्री में कंपन्नता भी हम बताएंगे। स्वर तंत्री
में क्या होती है? कंपन्नता होती है, कंपन्नता होती है, कंपन्नता का मतलब समझ लो, जैसे अरे जैसे आप तालाब में पानी लहराने को छोड़ दो, जैसे टाठी गिरा दो, टाठी वाइब्रेट करता रहेगा, घन करके रहेगा, ठीक। हाँ, और भी मोबाइल साइलेंट करने पर क्या होता है? घनघनाहट। तो ये कंपन्नता आपने देखा भी होगा। अब देखो अघोष और सघोष में, अघोष में हम लिखेंगे 1+2, देखो इसमें लिखेंगे क्या? 1+2 प्लस स ख और स ख और स, 1+2 स ख और स। देखो 1 2 स ख स, और इसमें लिखेंगे 3 4 5, 3 + 4 + 5 और प्लस य र ल व, और प्लस में क्या ह? प्लस में ह, ठीक। अब मैप कैसे बनाएंगे? मैप से देखो, आप अपनी अंगुलियों को बनाओ ऐसे ना, जैसे ऐसे करो, क्या अपनी अंगुली को बना दो, तो 5 अंगुलियों को बना लो ऐसे। मान लो हम बना दे रहे हैं, आपको कुछ भी बन गया। हाँ, हाथ रख के बनाएंगे, नहीं बन पाएगा ना जी। ना मैप से देखो कैसे कर रहे हो मैप ना। अब उतना अच्छे से जानते हो, नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास तो कर रहे हैं ना। ये थोड़ा सा बड़ा करके बनाओ ऐसे, ठीक। ये मान लो, अब देखो इधर क ख ग घ अंग ना, तो यानी कचट तप वाला जितना भी है, क च ट त और प, कचट तप आ जाएगा इसमें। इन दोनों को हम कहेंगे, इन दोनों को अघोष, अघोष, और इन तीनों को हम क्या कहते हैं? सघोष। क्या कहते हैं? सघोष। अब देखो इसमें दोनों को ना, इसको ऐसे मिला दो यहाँ, इसमें अघोष में 2 3 और लिख लो, स ख स। इसमें और क्या लिख लेंगे? स ख और स ख और स, और बाकी इधर वाला जो आ जाएगा य र ल व और ह। अब अगर देखो ध्यान से, देखो इधर, तो 1 और 2 का मतलब 5 और 5 10 लिख लोगे ना। च क ख ग घ अंग, च छ ज झ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, और प फ। आप पूरा लिख लोगे ना ऐसे, पूरा उतार लेना, अंग अंग य अड़ ना, लिख तो लोगे। तो ये देखो 5 इसमें 5 है, 5 5, तो 5 इसमें 5 इसमें, कितने? 10 और 3 तो 13 यहाँ आ गया। कितने वर्ण? 13 वर्ण। कितने व्यंजन वर्ण अघोष हैं? 13। 13 व्यंजन वर्ण क्या हैं? अघोष। कितने व्यंजन वर्ण सघोष हैं? 3 4 5 5 10 5। ये 3 मत जोड़ना, क्योंकि तीसरे वाले में कितने आएंगे? ये पहली उंगली है, ये दूसरी उंगली है, ये तीसरी उंगली है, ये चौथी, और ये तो तीसरे चौथे पांचवें, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 5 5 10 5 और 15 और 5, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 20। अब 20 ये और 13 ये, 13 20 33। तो बताओ कितने आपने मूल स्वर मूल व्यंजन देखा था? मूल व्यंजन आपने देखा था 33, याद है? अब अगर आपसे पूछ ले स्वरों का उच्चारण स्थान, तो सभी स्वर क्या होते हैं? अब आप भूल के दिखाओ जरा, ये 33 का 33 आपको एकदम याद रहेगा। क किस में आएगा? अघोष। ख अघोष, तो क ख पहला दूसरा, ये दोनों उंगली अघोष, तीनों उंगली सघोष, दोनों उंगली, तीनों उंगली, दोनों उंगली
तीनों, और अघोष में तीन और याद कर लेना, स ख स, स ख स ख स, बाकी सब य र ल व और ह कहाँ पहुँच गए। अब समझ गए। अब प्राण के आधार पर हम लोगों को देखना है, प्राण के आधार पर स्वर वर्णों के क्या भेद, अल्प प्राण और महा। तो ऐसे देखेंगे, अल्प महा अल्प महा अल्प, अल्प महा अल्प महा अल्प, गिनती से अल्प प्राण महा, अंगुली तो साथ में जाएगी, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण लिख लेंगे, काम हो गया। इसको उतारो तब। चलो अब देखो, प्राण वायु या श्वास के आधार पर स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों के क्या भेद, व्यंजन वर्णों के भेद। स्वर वर्ण तो एक में ही जाएगा कैटेगरी, इसमें कई कैटेगरी हो रहा है ना। स्वर वर्ण या तो सघोष होगा या तो अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण, डायरेक्ट याद कर लेना, स्वर सघोष अल्प प्राण, स्वर सघोष अल्प, ऐसे ट्रिक्स बना लेना, स्वर सघोष अल्प प्राण, स्वर सघोष अल्प प्राण, सभी स्वर सघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, स्वर सघोष अल्प प्राण, स्वर सघोष याद करके ऐसे ट्रिक बना लो, स्वर सघोष अल्प प्राण, स्वर सघोष, स्वर सघोष, ऐसे 10 बार जब बोलोगे ना, स्वर सघोष अल्प प्राण, स्वर सघोष अल्प प्राण, स्वर सघोष अल्प प्राण, रास्ते में 10 बार बोल दोगे, अपने आप याद हो जाएगा। ये एक ही ऐसा लगे कोनो चीज ट्रिक बोलत है, घरे बोला है पागल की तरह। स्वर सघोष अल्प प्राण, स्वर सघोष अल्प प्राण, पेपर उल्टा पढ़ाई चालू कर दे, जना आदमी सोचे पगला जाए। हाँ, स्वर सघोष अल्प प्राण, स्वर सघोष अल्प। तो देखो प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पे प्राण वायु या श्वास के आधार पर, वायु या श्वास के आधार पर वर्णों के भेद न, श्वास। देखो अब करेंगे क्या, इसमें भी हम लोग ट्रिक, और उधर ट्रिक के बाद मैप, ट्रिक के बाद ही हम लोग देख लेंगे मैप। यहाँ मैप, ट्रिक में देखिए यहाँ आएगा प्राण, और प्राण में 2 प्रकार का, एक को कहेंगे अल्प प्राण और एक को कहेंगे महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प अल्प प्राण, और दूसरा लिखेंगे महाप्राण, महाप्राण। एक चीज़ याद कर लेना भैया, जितने भी स्वर हैं क्या हैं, सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं। लेकिन अगर हम पूछ लें घोष और सघोष और अघोष में सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष, सभी स्वर, और सभी स्वर अल्प प्राण, अल्प प्राण, प्राण के आधार पे अल्प प्राण। तो यहाँ अल्प माने जिसमें कम श्वास की आवश्यकता हो उसे अल्प प्राण, और जिसमें ज़्यादा श्वास की आवश्यकता हो या अधिक श्वास की आवश्यकता हो उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें देखो क्या आएगा, पहला तीसरा विषम वाले, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा 1 3 5, 1 3 5 प्लस य र ल और व, य र ल और व ना, य र ल व। ठीक, अब इधर देखो इसमें क्या आ जाएगा, 2 और 4, 2 प्लस 4 और प्लस स ख स और ह, स ख स ह। अब मैप से देखो कैसे सीखोगे मैप, अब मैप बना लो, मैप ठीक, 5 अंगुली बना दिए हम। ये अंगुली बना लेना आप लोग अच्छे से, हाथ रख के बनाओगे तो अच्छा बन जाएगा। अब हम लोग तो हाथ रख के बना नहीं रहे हैं ना, अब जब हाथ रखोगे तो बेहतरीन बनेगा ना। अब उतना अच्छे से नहीं बनेगा, आप जानते ही हो। ठीक, 1 2 3 ज़्यादा हो गया क्या, सही है। अब बना नहीं ठीक से है ना, क्या करोगे। देखो उतना अच्छे से बना नहीं है, इसे देखो अल्प,
अल्प महा, अल्प महा, अल्प, अल्प महा अल्प। अल्प माने एक, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5। देखो अल्प कहाँ कहाँ लिखा है, 1 में, 3 में, और तो यही तो लिखे हैं 1 3। अब फिर क्या करोगे, यहाँ क, यहाँ ख, ग, घ, अंग, क ख ग घ अंग, फिर च छ ज झ इ, क च ट त और प, कचट तप। और इसको मिला लो अलग से ऐसे, और इसको भी मिला लो अलग से। ये किसका भाग है, अल्प का, और ये वाला महा का। अब बताओ अल्प प्राण की शुरुआत किससे हो रही है, अ से। याद करने का ट्रिक देखो, जैसे आपको याद रहे हमेशा जीवन भर। यर लव को आप क्या कहते हो, याद करो, अंतस्थ। क्या कहते हो, तो य र ल और क्या व, ये सब हैं क्या, अंतस्थ। और अल्प प्राण की शुरुआत किससे होती है, अ से। तो अ से अल्प प्राण और अ से तो अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन। अब याद करने का तरीके हो गया, अ से अल्प प्राण, अ से अंतस्थ व्यंजन, अ से अल्प प्राण, अ से। तो इसमें तो कोई रटना ही नहीं है, याद हो गया पूरा। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, और उसके बाद जो बचा वो महाप्राण। अल्प महा, अल्प महा, अपना अंगुली बनाओ, अल्प महा, अल्प महा, अल्प। काम हो गया, बोलो कोई दिक्कत हो तो। और उसी को याद कर लेना, स ख और स ख और स ना, वो क्या होगा, अघोष, स ख स अघोष। और बाकी क ख ग तो तरीका ही बताए हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब अल्प प्राण और महाप्राण रात को भी अगर कोई पूछ ले, सोते समय उठ के बता लोगे, तुरंत अंगुली खोलना, बता देना, अल्प महा, अल्प महा, अल्प महा। हो गया क्लियर एकदम आराम से। अब कुछ वर्णों की कुछ विशेषताएं लिख लो, बस हम लोग खत्म कर लें। और ये इसके अलावा एक चीज़ और, अंग और अह के विषय में अभी नहीं बताए हैं, जिसे अयोगवाह कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, उसके विषय में पढ़ लें हम लोग, तब ये हो जाए। और कुछ वर्णों के विषय में अच्छे से पढ़ लें। चलो देखो, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ना, वही जो भी है। अब हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक्स अगला, कि कुछ वर्णों की विशेषताएं ना, कुछ महत्वपूर्ण वर्ण हैं और उनकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसे हम लोगों को देख लेना है। जैसे पहले ये पढ़ लो, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत ड और ढ आता है। ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिसमें 2 गुण पाए जाएं, ऐसे व्यंजन जिसमें 2 गुण पाए जाएं, 2 गुण पाए जाएं, उसे क्या कहते हैं, हाँ जाएं, उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी और फारसी में ड और ढ में बिंदी अगर लगा देंगे तो फारसी हो जाता है, और बिना बिंदी का हिंदी वाला वर्ण होता है ड ढ। ड ढ देखो कौन सा है, जैसे ये ड और ये ढ, इसे हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। इसका कई नाम है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन न, इसी को उत्सृप्त कहते हैं, उत्सृप्त न, इसी को नवीन वर्ण कहते हैं, नवीन वर्ण, उत्सृप्त नवीन वर्ण। इसी का नाम आधुनिक वर्ण है, इसी को क्या कहते हैं, आधुनिक, आधुनिक वर्ण। इसी का नाम सघोष है, सघोष, सघोष। संकर मतलब जिसमें 2 गुण पाए जाए, तो इसी को हम कहते हैं संकर। आप लोगों ने बायोलॉजी में संकर क्रॉस पढ़ा होगा, जब अलग अलग पौधों का क्रॉस कराया जाए तो उसे हम संकर, क्योंकि इसमें 2 गुण है इसीलिए संकर कहलाएगा ना। और इसी को ताड़न जात कहते हैं, ताड़न जात, ताड़न जात। ठीक, इतने नाम हैं ड और ढ के, ड और ढ। अब देखो, अब ह को देख लो, ह एक है ह, ह, ह को हम और किस किस नाम से जानते हैं, हृदय वर्णी, हृदय वर्णी। तो ह का नाम क्या है, हृदय वर्णी। शहीद वर्ण, ह को क्या कहते हैं, शहीद वर्ण, शहीद वर्ण, शहीद वर्ण।
ह का नाम क्या है? शहीद। अब बताओ, अभी बताए थे य र ल व, ये अंतस्थ था और अल्प प्राण था, तो ह किस में जाएगा? स ख स ह, तो ये क्या होगा? अल्प प्राण की महाप्राण होगा, ये महाप्राण। अब बताओ ये क्या, अघोष की सघोष? हाँ, सघोष। न अगर न समझ में आए तो अघोष 2 थे और सघोष 3 थे, अघोष 2 और सघोष 3, अघोष और ये सघोष। और ये देखो ह किस में जाएगा? य र ल व, तो य र ल व। अब यहाँ स ख स ह, तो उसमें स ख स ह और आया था नीचे वाला य र ल व, वहाँ गया, तो ये आ जाएगा सघोष में। अल्प प्राण हो गया, सघोष हो, महाप्राण हो गया, सघोष हो गया, हृदय वर्णी हो गया, शहीद वर्ण हो गया। ह को इतने नाम से जानते हैं। ठीक, ह के बाद एक र वर्ण है, र, जिससे खूब प्रश्न पूछा जाता है। र को हम क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। याद करो, लुंठित। अब र बताओ, अल्प में आया था य र ल व, य र, तो यह र किस में था? अल्प में था, तो अल्प प्राण, अल्प प्राण। अब अघोष था कि सघोष? अब देखो, अघोष सघोष, अघोष सघोष, तो य र ल व किस में आएगा? अल्प प्राण। और अघोष की सघोष? अघो। देखो ध्यान से देखो, हाथ बनाए, अघोष अघोष, अघोष अघोष, और ये तीनों सब। तो बताओ, अब ये य र ल, तो य र किस में आएगा? पहले वाले में, अघोष में। देखो य र, हाथ की अंगुलियों को देखो, अघोष अघोष, अघोष कौन था? 3, स ख स, अघोष स ख स था। ऐसे जो हमने बनाया था, ये अघोष था, स ख और स, ये अघोष था। और बाकी जो आया था य र ल व और ह, ये क्या था? सघोष था। क्या? सघोष। याद करके रखना, यहीं से कन्फ्यूजन बनेगा और यहीं से प्रश्न देगा। तो ये है क्या? सघोष। र है क्या? सघोष। तो र है सघोष, र है क्या? सघोष। सघोष है, अल्प प्राण है, लुंठित है। और र को क्या नाम से जानोगे? इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ। य र ल व को अंतस्थ कहते हैं। ये कंपन जात है, कंपन जात। ठीक। और अगर पूछ ले अंतस्थ के बाद, ये इसे मूर्धन्य कहते हैं। किससे बोला जाता है? मूर्धन्य। तो ये मूर्धा से बोला जाता है, तो इसको मूर्धन्य भी कहा जाता है। इतने जानकारी किसके विषय में है? र। लेकिन एक साथ अगर आप लिखोगे ना, समझ नहीं पाओगे। जब तक पूरी नहीं पढ़े रहोगे, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमने पढ़ लिया है, सब पढ़ लिया है ना। कुछ भी ऐसा बचा नहीं। र को पहले ही बता दिए थे, लुंठित है, अंतस्थ व्यंजन में आता है, अल्प प्राण अभी बता दिए, कंपन जात आपको रटना है, मूर्धन्य कल ही बता दिए थे य र ल व में, जब तुलना किए थे अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन का, उस व्यंजन का और अंतस्थ व्यंजन का, तो तुलना करके दिखाए थे। ठीक। अब अगला य हो गया, र हो गया, ह हो गया, ल लिखो। ल को हम कहते हैं पार्श्विक। ल का क्या नाम है? पार्श्विक, पार्श्विक। और ल बताओ अभी किस में आया है? सघोष। ल क्या है? सघोष। और अल्प आएगा कि महाप्राण होगा? क्या होगा? अब देखो, अल्प महा, तो अल्प में आएगा। किसमें? अल्प, अल्प प्राण, अल्प प्राण। दिमाग लगाओगे तब कर पाओगे। ल को, और ल को क्या कहोगे? ल को याद करो, य र ल। ल को हम लोग कहाँ से बोले थे? दंत से। तो दंत, इसका उच्चारण स्थान दंत, उच्चारण स्थान दंत। याद है ना? अरे भैया, जब कल लिखे थे य र ल और व, और यहाँ लिखे थे स ख स ह, ऐसे कहते थे तालव्य स, तो ये भी तालव्य, ये भी तालव्य। ये मूर्धन्य स, तो ये भी मूर्धन्य, ये भी मूर्धन्य। ल दंत था और स भी दंत था। अब बाकी ये व जो था दंतोष्ठ था, और ये ह जो था कंठ था। ह का कंठ, तो ह को यहाँ लिखना चाहो तो ह लिख लो। क्या है? कंठ है। ह का उच्चारण
कंठ से, ह का उच्चारण कंठ से। ल के विषय में और क्या लिख सकते हो? दंत है, ल दंत। अब अंतस्थ भी है ये, और कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ। तो ये सब पूछता खूब है। अगले बार ल को हम लोग पार्श्विक कहते हैं, लिख दिए। अब एक बच गया य र ल व। अब व के विषय में लिख लो, व ना, व। अब व को हम क्या क्या कहते हैं देख लो। व देखो सघोष होगा, व क्या होगा? सघोष, व सघोष। तो व के विषय में लिख लो, व। अब व में बताओ, व को क्या कहते हो? अर्ध स्वर, य र ल व। तो व को अर्ध स्वर कहते हो, अर्ध स्वर। और ये कहाँ से बोला जाएगा? अल्प की महा? हाँ हाँ, य र ल व अल्प है। कौन सा प्राण? अल्प, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन अल्प, तो अल्प प्राण, अल्प प्राण। और अल्प प्राण की बात सघोष, सघोष, सघोष। और फिर इसका उच्चारण दंतोष्ठ से। किससे? दंतोष्ठ। यही पूछता है, दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। ठीक, ये इतनी चीजें हैं किसके विषय में? व के विषय में। अब अंतिम टॉपिक रह गया जिसका नाम क्या है? अयोग व। हेडिंग डालो अयोग व। आज आपका ये खत्म।